हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है संसाधन व पर्यावरण, उसकी जो अगली यूनिट है, यूनिट नंबर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे अपन रिवीजन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। साथ के साथ ये PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी हमारे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम का। समझ में आ गया। साथ के साथ आपको क्या करना है, आपको अन्य वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ही आपको प्लेलिस्ट का लिंक देखने को मिलेगा, उससे जाकर आप अन्य वीडियो को भी देख सकते हो। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आगे ऐसे वीडियो को देखने के लिए। पहला प्रश्न है, जल संकट के प्रमुख कारणों को लिखिए। तो जल संकट किस प्रकार से उत्पन्न होता है, उसके क्या क्या प्रमुख कारण होते हैं, इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया। छोटा प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखने को मिलेगा आपके सामने। जल संकट का अर्थ है पीने योग्य स्वच्छ जल की कमी और उसकी असमान उपलब्धता। जल संकट क्या होता है भाई, अगर आपके घर के पास में दो प्रकार से जल का संकट हो सकता है। गर्मियों का मौसम आपके सामने है ना, आपके गांव में क्या है, जो ट्यूबवेल था जिसके माध्यम से सारे गांव को पानी है वो पहुंचता था, सरकारी ट्यूबवेल था। अब क्या हो गया, उस ट्यूबवेल से पानी आना बंद हो गया। समझ में आ गया। अब आपके गांव में पानी की वैसे ही कमी थी, अब क्या हो गई, और भी कमी देखने को मिल गई। अब आपको क्या, काफी दिनों से आपके घरों में पानी नहीं आ रहा था, आपके घरों में जो पानी था जो स्टोर कर रखा था वो भी खत्म हो गया। अब आपको टैंकरों के माध्यम से पानी मंगा रहे हो। पहला तरीके का संकट है कि आपको क्या है, आपके पास जो पानी की उपलब्धता है उसका असमान उपलब्धता, मतलब आपके पास पानी की कमी है। दूसरा, आपका क्या हुआ, आपके जो ट्यूबवेल था उसमें कोई खराबी आ गई है ना, जो पाइपलाइन थी उसमें, और जो पीने का जो पानी आ रहा है वो कैसा रहा, गंदा पानी आ रहा है। समझ आ गया। तो आप क्या कर सकते हो, क्या उसको उपयोग कर सकते हो, पीने के लिए यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। धोने के लिए भी, मतलब कपड़े धोने के लिए यूज कर सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा नहाने के लिए कर लोगे, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कितना गंदा आ रहा है। लेकिन आप पीने के लिए और खाना बनाने के लिए उपयोग में नहीं ले सकते हो, तो वो भी जल आपका कोई काम का नहीं है। तो यही है, जल संकट वही होता है जो पानी है, जो जल है वो आपको स्वच्छ जल ना पीने के लिए हो और ना आपके सामने असमान उपलब्धता, मतलब आपको वो आपके पास उपलब्ध नहीं मिले, उसी को क्या कहा जाता है, जल संकट के नाम से जाना जाता है। कैसे उत्पन्न होता है जल संकट, जनसंख्या वृद्धि के कारण। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ जल की मांगे हैं, जैसे घरेलू, कृषि व औद्योगिक की तीव्र वृद्धि होती है। मतलब जैसे जैसे आपके सामने जनसंख्या बढ़, तो आपके सामने जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, भाई पहले आपके घर में सोच लो, पहले आपके घर में सिर्फ आप चार लोग थे, अब आपके घर में क्या हो गए, आप टोटल 10 लोग हो गए, तो पानी की जरूरत बढ़ गई ना, है ना। हर चीज़ की जरूरत बढ़ जाती है। तो यही है, जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं, पहले जो आपके गांव में 10 घर थे, अब आपके घर में 50 घर हो गए, तो पानी की जरूरतें बढ़ रही हैं। पहले एक ट्यूबवेल से काम चल जाता था सरकारी से, अब 5-2 ट्यूबवेल आपको करनी पड़ रही हैं। तो यही है, घरेलू मांगे बढ़ रही हैं। दूसरी, लोग बढ़ते हैं, जनसंख्या बढ़ी है भारत की, तो भाई खाने के लिए चीज़ें चाहिए, तो खाने के जो भाई खाद्यान्न है वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कृषि से। और कृषि में भाई कोई भी वस्तु कैसे निर्माण होती है, अपने जो भूजल से या जल से अपन क्या करते हैं, निर्माण करते हैं कृषि का भी। औद्योगिक, और जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं तो उद्योगों का भी निर्माण होता है, और उद्योग बिना जल के नहीं चलते हैं। तो यही है, जब बढ़ती जनसंख्या एक प्रमुख जन कारण होती है जल संकट का। तो यही है, घरेलू हो गया, कृषि हो गया और औद्योगिक, जो आपके सामने जो मांगे हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। इस कारण क्या है, जनसंख्या की जो के साथ साथ जल की मांग भी बढ़ रही है। अगला है, जल का अत्यधिक दोहन। कृषि व उद्योगों के लिए भूजल है उसका अत्यधिक क्या किया जाता है, दोहन किया जाता है, जिससे भूजल स्तर गिर रहा है। भारत में अगर अपन बात करें कृषि की, अगर अपन उदाहरण लें, अमेरिका है, उसके पास भूमि है, वो चाहे तो क्या कर सकता है, चावल उगा सकता है। चावल एक ऐसी फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन अमेरिका कभी भी चावल नहीं उगाता है। वो क्या करता है, चीन और भारत से चावल खरीद लेगा लेकिन खुद नहीं उगाएगा। क्यों, वो अपने पानी को संरक्षित करके रखता है। हमारे लोगों के पास क्या है, हम लोग क्या करते हैं, अपने भूजल को अपने क्या कर लिया, लगातार गिरा दिया है। कैसे, अपने कृषि और उद्योगों में लगातार पानी है, भूजल है, उसको बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। आपको पता है भाई, आप देख लेना अपने, आपके जो कृषि हो रही है आपके आसपास के गांव में, वो कैसे हो रही है, ट्यूबवेल के माध्यम से ही हो रही है, या कुआं होगा आपके पास, ट्यूबवेल होगी, उसके माध्यम से करते हैं। तो क्या होता है, जो आपके सामने जो जल है, कृषि का जल है, उसका अत्यधिक उपयोग के कारण भी क्या हो गया, भूजल गिरा है। अगला है जल प्रदूषण। औद्योगिक अपशिष्ट जो आपके सामने क्या करते हैं, नदियां देखो आप, यमुना नदी है, आपको सबसे ज़्यादा प्रदूषण में यमुना नदी का नाम आता है। क्यों है, क्योंकि उसके किनारे बड़े बड़े शहर हैं, और शहरों से जितना भी कचरा निकलता है, सीवेज हो गया, औद्योगिक कचरा हो गया, वो सीधा का सीधा क्या कर दिया जाता है, नदियों में डाल दिया जाता है।
कोई झील हो गई, कोई पोखर हो गया, आपके सामने वहाँ पर डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लोग क्या समझते हैं, भाई नदी के साथ बहकर चला जाएगा, कौन सा पता चलता है। तो इससे क्या होती है, जो आपके सामने जो नदियाँ हैं वो औद्योगिक अपशिष्ट, औद्योगिक कचरे के कारण क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। कृषि रसायन हो गए, हम क्या करते हैं, जो कीटनाशक उर्वरक है वो अपने फायदे के लिए जो आपके सामने भूमि में डाल देते हैं, और वो क्या होता है, वही पानी आपके सामने, भाई अपन अगर आप ऐसे क्षेत्र से दूर रहते हो जहाँ पर नदियाँ हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे क्षेत्र के पास में रहते हो जहाँ पर नदियाँ पास में रहती हैं, तो वो क्या होता है, वही पानी बह बह कर नदियों में चला जाता है और नदियाँ हैं वो खराब होनी शुरू हो जाती हैं। अगला है घरेलू सीवरेज द्वारा सतही व भूजल का प्रदूषण होना। तो सीवरेज का जो पानी होता है वो क्या करता है, आपको भाई अगर आप सीवरेज है उसकी पाइपलाइन जा रही है तो क्या, तो उसको दो चीज़ कर सकते हो, ट्रीटमेंट कर सकते हो, लेकिन भारत में इतने ट्रीटमेंट प्लांट है नहीं भारत में, तो लोग क्या करते हैं, अपन क्या तो उसको नदियों में डाल दिया जाता है या फिर ऐसे डंप कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, वो पानी रिसाव करके ज़मीन में चला जाता है और अपना ज़मीन का जो पानी है वो भी इस चीज़ से खराब हो जाता है। इससे क्या, उपलब्ध जल की मात्रा कम हो रही है, तो इसलिए क्या हो रही है, धीरे धीरे आपके सामने जो स्वच्छ जल है उसकी जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगला क्या, जलवायु परिवर्तन, वर्षा पैटर्नों में बदलाव। तो धीरे धीरे अपन क्या देखने को मिल रहा है, एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। अब बारिश कैसे होती है, क्या तो बारिश इस प्रकार से होती है कि बाढ़ आ जाती है, मतलब असीमित बारिश हो जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो बाढ़ आने से भी उस पानी की कोई सार्थकता नहीं रहती है, वो पानी बह जाता है, उसको अपन क्या नहीं कर सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, अपन संचित नहीं कर सकते हैं। या फिर आपको क्या देखने को मिलता है, सूखा देखने को मिलता है, या क्या तो बाढ़ देखने को मिलेगी, क्या सूखा देखने को मिलेगा। तो दोनों की दोनों क्षेत्रों में क्या है, आप अपना जो पानी है उसको आप है संरक्षित नहीं कर सकते हो। तो आज के समय जो वर्षा है, जो आपके सामने जो जलवायु परिवर्तन है, इस वजह से वर्षा है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पर जो मौसमी घटनाएं हैं वो आपको चरम सीमा पर होती हैं, चरम सीमा पे होती है, मतलब ऐसी मौसमी घटनाएं हैं वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है चरम सीमा के स्तर की, जिससे क्या होता है, अपनों जो जल संसाधन है उनको नुकसान पहुंचता दिखाई देता है। समझ में आ गया। अगर पर्याप्त सीमित मात्रा में हो तो कृषि को भी फायदा उस चीज़ से, और आपको उस जल को बचा कर भी आप रख सकते हो। लेकिन असीमित मात्रा में हो जाती है, क्या तो सूखा हो जाता है, क्या बाढ़ आ जाती है, तो उस जल है उसका कोई उपयोग अच्छे से नहीं हो पाता है। अपर्याप्त जल प्रबंधन, जल संरक्षण जैसे उपायों की कमी। अब अपन देख सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, अपने वर्षा जल है उसको संचयन करने की कोई प्रक्रिया को नहीं अपनाते हैं। पहले अपने जो पूर्वज थे उन्होंने क्या किया था, कोई टाका बनवा दिया है ना, बावड़ी का निर्माण करवा दिया आपके सामने, या फिर कोई जोड़ हो गए आपके सामने, या फिर कोई गांव में तालाब वगैरह का निर्माण करवा दिया जाता था, झील का निर्माण करवा दिया जाता था, ताकि पानी है, वर्षा का जल है वो वहाँ पर जाकर इकट्ठा हो सके। लेकिन आज के समय जो आपके आसपास इस प्रकार के जो जल संसाधन थे वो क्या हो रहे हैं, क्या तो प्रदूषित हो गए हैं, या बिल्कुल उनको खत्म कर दिया है, वहाँ पर मानव बस्तियाँ रहना शुरू कर दिया। समझ में आ गया। तो इससे क्या, जो जो जल संरक्षण के जो उपाय थे उनमें भी अब धीरे धीरे कमी है वो देखने को मिल रही है। इससे क्या हो गया, जल रिसाव है, जो जल है वो भूमि में पहुंचता था उसकी कमी होने लग गई। पुरानी जल आपूर्ति प्रणालियां व जलों को अनुचित वितरण करना। तो इस समय जो आपके सामने जो पुरानी हमारी प्रणालियां थी जल संरक्षण की, उनमें क्या धीरे धीरे कमी देखने को मिल रही है, और इस वजह से क्या है, अब पानी है वो हमारा क्या होते जा रहा है, जल संकट है वो धीरे धीरे उत्पन्न होता जा रहा है। ये भी एक प्रमुख कारण है। अगला क्या है, वनोन्मूलन करना। वनों की कटाई से भूमि की जल धारण क्षमता कम हो जाती है। तो वनोन्मूलन करने से क्या होता है, वनोन्मूलन करने से आपके सामने क्या देखने को मिलता है, जो वन होते हैं उनकी आपने कटाई कर दी, तो वन क्या करते हैं, हमारे सबसे ज़्यादा जो वर्षा है उसको लाने के लिए कार्य करते हैं। समझ में आ गया आपके सामने, वर्षा को आपके सामने वर्षा होने की जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं आपके सामने वन, जिससे क्या होता है, भूजल जो पुनः भरण है वो प्रभावित होता है। अगर आप वनों को काट दोगे तो ये जो प्रक्रिया है उस वो प्रभावित होती है, और इससे क्या होता है, जो आपके सामने जो भूजल है जो, तो इससे क्या हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर जो भूजल है वो आपको कई हिस्सों में जो जल संकट है वो दिखाई दे रहा है। काफ़ी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भूजल संकट इसीलिए है क्योंकि वनों को काट दिया गया है। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जिसमें आपके सामने जो भूजल संकट है वो क्यों उत्पन्न हो रहा है। मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। जनसंख्या वृद्धि के कारण, बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि के कारण भी आपको भूजल स्तर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जल का अत्यधिक दोहन करना, बहुत ज़्यादा जल अपन भूमि से निकाल देते हैं, उसके दोहन की वजह से भी आपको आपके सामने ये देखने को मिल रहा है।
जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण के कारण भी आपके सामने जो बहुत ज़्यादा क्या है, आप बहुत जल प्रदूषित हो जाता है, तो जल भूजल है उसमें वो पुनः भरण नहीं हो पाती है, या फिर जो आपके सामने जो नदियां हैं उनको अपन सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं, इस वजह से भी जल संकट देखने को मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन, असमान बारिश होती है, कभी तो बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा आ जाता है, इस वजह से अपन क्या है उस जो पानी है उसको सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं। अपर्याप्त जल प्रबंधन, जो अपनी पुरानी संरक्षण प्रणालियाँ थी जहाँ पे आप जो जोड़ हो गया, टका हो गया, आपके सामने इनको अपन संरक्षित नहीं किया अपन ने, उनको खत्म और कर दिया है, इस वजह से क्या है वर्षा जल संकट है, वो जो जल है संकट है वो देखने को मिल रहा है। और क्या है आपके सामने वनों की कटाई भी एक प्रमुख कारण है। तो यह आपके सामने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसको मैंने अच्छे से करवा दिया है। मुझे उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। अगले वाला है मृदा संरक्षण की विधियों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगले वाला क्या है, मृदा संरक्षण की विधियों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो मृदा संरक्षण की जो अलग अलग विधियां हैं उसको अपन संक्षेप में देखने को मिलेंगे। अन्य वीडियो मैंने पहले करवा रखे हैं, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहां पर जाकर जरूर से वीडियो को देख लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो भी वहां से जाकर पढ़ लेना। मृदा संरक्षण का अर्थ है मृदा अपवर्तन को रोकना और मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखना। मृदा संरक्षण क्या होती है आपके सामने, मृदा संरक्षण होती है जो आपके सामने मृदा अपवर्तन है, जो मिट्टी है उसको कटाव होती है उसको रोकना, और मिट्टी है उसकी उर्वरकता को बनाए रखना। समझ में आ गया। जो मिट्टी अपवर्तन है, मिट्टी अपवर्तन का यही अर्थ होता है जो मिट्टी है उसके कटाव को रोका जाए और मिट्टी है उसकी उर्वरकता को बनाए रखा जाए। इसकी कुछ प्रमुख विधियां, इसके अलग अलग प्रकार की कुछ प्रमुख विधियां हैं जिसके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, जो आपके मिट्टी है उसकी उर्वरकता भी बनाए रख सकते हैं और मिट्टी के कटाव को भी रोक सकते हैं। अपन कौन सी प्रमुख विधियां अपन पढ़ेंगे इसी के बारे में। पहला है वर्षारोपण करना। तो अपन क्या कर सकते हैं, एफोरेस्टेशन, मतलब पेड़ों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रखती हैं और जिससे जल और वायु द्वारा अपवर्तन होता है। एफोरेस्टेशन क्या होता है भाई, आपको मैंने बहुत बार उदाहरण दिया है, आप हमेशा देख लेना आपके घर के आसपास अगर कहाँ पे पानी निकलता है, समझ में आ गया, पानी गुजरता है, वहां पर अगर एक पेड़ लगा तो उसके आसपास हमेशा देख लेना मिट्टी है वो बची रह जाएगी और उसके पास से मिट्टी है खड्डा है वो बन जाता है। तो उसने क्या कर लिया, उस पेड़ ने कि जड़ों ने उसके जो आसपास की जमीन है वहां की मिट्टी को पकड़े रखा और वहां की मिट्टी क्या है आपके सामने कटाव नहीं हुआ उसके। तो यही है जो वर्षारोपण से, वृक्षों के माध्यम से क्या होता है, जो पेड़ों की जो मिट्टी होती है वो उसको जकड़े रखती है, जिससे क्या जल और वायु द्वारा अपवर्तन है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। समझ में आ गया। तो वायु का, और अगर क्या था काफी बार हवा के माध्यम से भी जो मिट्टी उड़कर चली जाती है, भाई राजस्थान के विद्यार्थी हो तो आपको तो पता है अपने पूरे 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 जो आंधियां चलती हैं गर्मी के मौसम में, तो क्या होता है पूरी की पूरी मिट्टी इधर से उधर होती रहती है अपनी। तो अगर पेड़ लगा कर रखोगे तो इससे क्या है, एक तो वो जड़ों से, दूसरी बात पेड़ क्या करते हैं जो हवा होती है उसके जो प्रभाव होते हैं उसको भी कम कर देते हैं। अगला क्या है, समुच्चय जुताई कर सकते हो, काउंटर प्लोइंग कर सकते हो। तो पहाड़ों के जो ढलान होते हैं वहां पर समुच्चय रेखाओं में समांतर जुताई से जल का बहाव धीमा होता है और मिट्टी का कटाव कैसे होता है। तो ये किस प्रकार की जुताई होती है इसके बारे में बताऊं। ये पहाड़ ऐसे समझो, पहाड़ है इस प्रकार के होते हैं, तो इन पे इस प्रकार से जुताई की जाती है, पहले यहाँ पर कर दी, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस प्रकार से। तो क्या हुआ, पानी यहाँ का पानी बारिश हुई, यहाँ से पानी निकलना शुरू हुआ, ये मेड कर दी यहाँ पर पानी पूरा भर गया, फिर अगले में पानी जाएगा। तो इससे क्या हुई, जो पानी पूरा भरा है तो खेत की मेड़ की वजह से क्या हो गया, एक प्रकार से जो पानी ऊपर का पानी ज्यादा पानी था वो इस मेड़ पे चला गया, यह पूरा भर गया तो अगले वाले में चला गया, फिर अगले वाले में, फिर अगले वाले में, फिर अगले वाले, फिर अगले वाले। तो इससे क्या, अगर तीव्र ढलान होती तो सीधा का सीधा पानी नीचे की तरफ आता, जो मिट्टी है उसका कटाव देखने को मिलता। लेकिन इस प्रकार से जुताई कर रखी है तो इस वजह से क्या हो रहा है, आपके सामने मिट्टी है वो संरक्षित रह गई और आपके सामने मिट्टी का कटाव है वो कम दिखाई देता है। तो समुच्चय जुताई कर सकते हो, इस प्रकार का पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर आप खेती भी कर सकते हो, तो इस प्रकार की जुताई प्रक्रिया है वो आपके लिए सहायक हो सकती है। अगला क्या है, सीढ़ीदार खेत बनाना। तो पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाने के लिए ढलान व जल का वेग कम होता है। तो ये भी उसी प्रकार की जो खेती होती है, जिससे आप क्या करते हो, आपको जो खेती है उसको इस प्रकार से किया जाता है, सीढ़ी की तरीके से, सीढ़ी इस प्रकार से होती है ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप वहाँ पर, वही है, इनमें भी इसी प्रकार की खेती की जाती है जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जिससे खेती का जो जल है उसका वेग कम होता है और अपवर्तन रुकता है। पट्टीदार खेती क्या होती है, फसलों को पट्टियों में उगाना, जहाँ फसलों को पट्टियों के बीच में घास की पट्टियां लगाई जाती है और अपवर्तन को रोका जाता है। तो ये क्या कर सकते हो, जैसे ये समझ लो आपका ये कोई
ऐसी जगह पे आपका है मतलब खेत जहाँ पर हवा की वजह से या पानी की वजह से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो आपके सामने जो मिट्टी है वो आपकी बहती है। तो आप क्या कर सकते हो, पहले तो मेड़ लगा सकते हो उसके आसपास। समझ में आ गया? मेड़ पे क्या करती, घास कर दी। अब घास से क्या होता है, मिट्टी नहीं जाती है, पहली चीज। फिर आपका ये जो खेत था इसके अंदर वो आपने क्या कर दिया, उसको 4 भागों में इस प्रकार से बांट दिया। समझ में आ गया? यहाँ पर आपने चारों तरफ फसल उगा दी और बीच में छोटी छोटी पट्टियां हैं वो घास की कर दी। तो इससे क्या, जो आपके सामने पानी इधर की साइड में लगा दी तो पानी सीधा आया, वो बहाकर नहीं लेके जाए, घास उस मिट्टी को रोक लेता है। समझ में आ गया? तो आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिप क्रॉपिंग भी कर सकते हो, पट्टीदार जो आपके सामने फसलों को भी उगा सकते हो, जहाँ से क्या होते हैं, फसलों को जो फसल है वो फसलों के बीच में अपन घास की पट्टियाँ लगाई जा सकती हैं, जहाँ से क्या है, अपवर्धन रुक जाता है आपके सामने। समझ में आ गया आपके सामने? तो आप क्या कर सकते हो, आपके सामने जो फसलों और पट्टियों को, जो फसलों के बीच में पट्टियों को लगा दिया जाता है, जिससे फसल है वो क्या हो जाती है, पट्टियों के बीच में आपके सामने, उस वजह से मिट्टी का कटाव वो रुक जाता है। अगला है क्रॉप रोटेशन, फसल चक्कर करना। एक ही भूमि पर विभिन्न प्रकार की फसलों को बारी बारी से उगाने से मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है। तो मिट्टी की उर्वरकता कैसे बनाए रखते हो, आप क्या करते हो, ये आपकी जमीन है, उसको आपने 2 फसल एक साथ उगा सकते हो आप कोई भी जमीन पे। जैसे एक समय आपने क्या कर दिया, इधर की साइड आपने गेहूं उगा दिया, इधर की साइड आपने चना या सरसों है वो उगा दिया, फिर अगली साइड इधर की साइड चना और इधर की साइड गेहूं और सरसों को उगा दिया। तो इस प्रकार से, या दाल उगा सकते हो और कोई फसल है वो आप उगा सकते हो। तो इससे क्या होता है, आपके सामने जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता वो बनी रहती है। क्यों, कोई भी एक फसल होती है उसमें क्या होता है, वो सिर्फ एक प्रकार के खनिज को ज़्यादा उपयोग करती है, जैसे कोई पोटास को ज़्यादा करती है, कोई है वो आपके सामने पोटेशियम को ज़्यादा करती है। समझ में आ गया? कोई आपके सामने नाइट्रोजन का ज़्यादा उपयोग करती है। तो एक एक फसल को उगाए जाओगे तो उसी खनिज की कमी होती चली जाती है। समझ में आ गया? तो अगर आप अगली बार क्या करते हैं, आपने दूसरी फसल को उगा दिया तो वो क्या होता है, दूसरी फसल है, एक तो उसका जो अपशिष्ट निकलता है उससे उर्वरकता फैलती है, दूसरी बात है वो दूसरे खनिज को सोखती है, और जो आपके सामने जो पहले वाला खनिज है उसकी कमी हो गई थी उसकी उसमें पुनर्भरण भी हो जाता है उस प्रक्रिया के अंदर। समझ में आ गया? तो आप क्या कर सकते हो, आप बार बार के फसलों को, अलग अलग प्रकार की फसलों को उगा सकते हो। इससे क्या है, मिट्टी की उर्वरकता है वो बनी रहती है। अगला क्या है, अतिचारण पर नियंत्रण। तो आप अतिचारण पर नियंत्रण कर सकते हो, जैसे कि पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई से मिट्टी की ऊपरी परत हट जाती है। तो क्या कर सकते हो भाई, आपको पता है अगर ऊपर की तरफ घास वगैरह है ना, अब फसल आ गई, जो पशु आ गए, गायें आ गई, भैंस आ गई, या फिर आपके सामने बकरी वगैरह या भेड़ वगैरह आ गई, तो वो क्या है, अपने जो उसके जो खुर होते हैं या फिर जो नाखून होते हैं जो खुर होते हैं उनसे क्या करते हैं, मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसको उखाड़ देती हैं। क्यों, उनके कठोर होते हैं, उनके जो पैर मान लो आप, जो उनको जो खुर होते हैं, जो खुरी बोला जाता है उनको, या फिर जो उनके पैरों के नीचे जो नाखून होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। इससे मिट्टी की जो पतली परत होती है उसको वो उखाड़ देते हैं, और वो उखाड़ने की वजह से क्या हुआ, जैसे हवा चलती है, पानी चलती है, तो इस वजह से क्या हो जाती है, वो बहकर जाने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो यही है, अति चराई करने से वहाँ पे घास की भी कमी हो जाती है, साथ के साथ क्या हो सकता है, वहाँ पर जो ऊपरी ज़मीन है उसको भी नुकसान देखने को मिल सकता है। तो अति चराई है वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है उनके लिए। अगला क्या कर सकते हो, बांधों का निर्माण कर सकते हो। नदियों पर बांध बनाने से आपके सामने जल प्रवाह नियंत्रित होता है। तो अगर आप नदियों पर बांध बना देते हो तो इससे जो जल का जो प्रवाह है वो क्या हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है, और बांध बनाने से अपरदन भी कम होता है। तो भाई बांध बनाने से आप क्या कर देते हो, जो नदियाँ हैं उनसे जो पानी आ रहा है, एक तो बाढ़ का नियंत्रण होता है, समझना, आपने चाहा उतना पानी क्या कर लेते हो, रख लेते हो, बाकी के पानी को आप भेज देते हो। समझ में आ गया? दूसरा क्या होता है, आपके सामने बांधों से जो मिट्टी है वो भी आपके सामने वहां पर आके इकट्ठी होती रहती है। तो इससे क्या, जल प्रवाह नियंत्रित रहता है और मिट्टी का अपरदन कम रहता है। ये विधियां मिट्टी को अपनी प्राकृतिक अवस्था में बनाए रखने व उत्पादकता में मदद करती हैं। तो ये कुछ विधियां आपके सामने जो मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने में मदद करती हैं और आपको सुरक्षित रखने में मदद करती हैं। कौन सी एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ। आप क्या कर सकते हो, वर्षारोपण कर सकते हो। आपका खेत, आपने चारों तरफ मेड़ की तरफ चारों तरफ क्या कर दिया, वृक्षों को लगा दिया ऊंचे ऊंचे, हवा चल रही है तो हवा की वजह के प्रभाव कम हो जाएगा और आपके सामने मिट्टी नहीं उठेगी, तो वर्षारोपण कर सकते हो। पेड़ आपके सामने पानी बहकर आता है उसको भी रोकने का कार्य करते हैं।
समूचे जुताई कर सकते हो, सीढ़ीदार खेत बना सकते हो। ये पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है आपके सामने उपयोगी होता है, जिसमें आप जो पानी है उसके वेग को, बारिश के वर्षा के पानी के वेग को कम कर सकते हो। इससे क्या होता है आपके सामने जो मिट्टी है उसका कटाव कम से कम देखने को मिलता है। पट्टीदार खेतों का निर्माण कर सकते हो। फसलों को क्या कर सकते हो आप पट्टी में लगाना, जहाँ पर फसलों की जो पट्टियां हैं उसके बीच में घास की पट्टियां लगाई जा सकती है। तो आप क्या कर सकते हो, जो फसलों की जो पट्टियां हैं, जो फसलों की पट्टियां उनके बीच में आप क्या कर सकते हो, घास की पट्टियां लगा दी। इससे क्या होगा आपके सामने जो अपवर्तन है, मिट्टी का अपवर्तन है, वो कम से कम देखने को मिलता है। अगला है फसल चक्र। आप बार बार फसलों को उगा सकते हो, अलग अलग प्रकार की फसलों को बदल बदल कर। इससे क्या है, इससे भी मिट्टी का अपवर्तन है वो कम होता है। अतिचारण, आप पशुओं को कम से कम कोशिश करो कि मतलब चारण करवाया जाए, घास कम होए, लेकिन इतना भी नहीं कि आपने इतना करा दिया कि घास बिल्कुल खत्म हो गया और उनके जो मिट्टी है उसकी पहली परत को उखाड़ दिया उन्होंने। अगला क्या है, बांध का निर्माण भी करवा सकते हो। बांध के निर्माण से भी मिट्टी है वो आपके सामने रुकती है उसका खनन से। तो मृदा संरक्षण की कुछ प्रमुख विधियां हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हो। धन्यवाद।